हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल डियर साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल के सेशन में हम जान चुके हैं कि मादा जनन तंत्र के जो प्राथमिक जो अंग होते हैं, अंडाशय, ओवरी, उसके बारे में बिल्कुल पूरी डिटेल के साथ अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र का जो सेकेंड जो भाग है, बिंदु है, वो है सहायक जनन अंग, यानी कि सहायता प्रदान करने वाले, मतलब जो ऑर्गन है, वो अंग है, उसकी बात करने वाले हैं। सहायक जनन अंग यानी कि अंडवाहिनी की बात करने वाले हैं। इसमें आती है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी सहायक जनन अंग की बात करने वाले हैं कि अंडवाहिनी क्या होती है, गर्भाशय क्या होता है, योनि क्या होती है। इन सभी बातों की जानकारी हम इस सेशन के अंदर जानेंगे। तो बिल्कुल बारीकी के साथ में हम एक एक पॉइंट क्लियर कराते हुए आपको बिल्कुल बारीकी से समझाया जाएगा और की पॉइंट के साथ में नोट्सों के साथ में ऐड किया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको की पॉइंट के साथ में नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको सुविधा के लिए मादा जनन तंत्र का जो डायग्राम है वो आपके सामने बना दिया गया है। बिल्कुल ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से एडजस्ट करिएगा। तो मैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बारीकी से इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन अच्छी तरीके से बनाया। तो बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र यानी कि सहायक जनन अंग की बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको डाल दिया अंडवाहिनी। सहायक जनन अंग की बात करने वाले हैं कि मनुष्य में एक जोड़ी अंडवाहिनियां पाई जाती हैं। मनुष्य में एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक जोड़ी की पॉइंट के साथ में हम ऐड करते जाएंगे। मनुष्य में एक जोड़ी क्या पाई जाती है? अंडाशय। मनुष्य में एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है। जोड़ी मतलब कहीं ना कहीं दो पाई जाती है। क्या? अंडवाहिनी, जो प्रत्येक अंडाशय से जुड़ी हुई होती हैं। जो प्रत्येक अंडाशय से जुड़ी हुई होती हैं। अंडाशय से जुड़ी हुई होती हैं। अंडाशय से जुड़ी हुई होती हैं। अंडाशय से जुड़ी हुई होती है। ठीक है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसमें 3 भाग उपस्थित होते हैं। इस अंडवाहिनी की जो लंबाई है, इस अंडवाहिनी की जो लंबाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है। इसकी लंबाई की बात करते हैं अंडवाहिनी की। अंडवाहिनी की जो लंबाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। इसमें निम्न भाग उपस्थित होते हैं। इस अंडवाहिनी में निम्न भाग उपस्थित होते हैं तथा निम्न भाग उपस्थित होते हैं। इस अंडवाहिनी में निम्न भाग उपस्थित कौन कौन से होते हैं, इसकी बात हम करने वाले हैं। यह अंडवाहिनी है। इस अंडवाहिनी में जो निम्न भाग हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें जो पहला भाग आता है वो आता है इनफंडिकुलम। क्या आता है? इनफंडिकुलम। जो पहला जो भाग आता है वो आता है इनफंडिकुलम। इनफंडिकुलम। अंडवाहिनी का जो फर्स्ट भाग आता है वो आता है इनफंडिकुलम। अब ये इनफंडिकुलम क्या होता है? यह कीप के समान या कीप के आकार का अंगुली नुमा प्रक्षेप से गिरी हुई संरचना होती है। आपको दिख रहा है इसमें अंगुली समान जो संरचनाएं होती हैं, इसको हम फिम्बरी कहते हैं या झालर कहते हैं। ये कीप के आकार का है, अंगुली नुमा प्रक्षेप से गिरा हुआ होता है। ये अंगुली नुमा प्रक्षेप से गिरा हुआ होता है। यह कीप के आकार का होता है। कीप के आकार तथा अंगुली नुमा प्रक्षेपों से गिरी हुई संरचना, ये क्या है? इनफंडिकुलम है। यानी कि
कीप के समान का आकार तथा अंगुली नुमा संरचनाओं से घिरा हुआ जो भाग होता है वो होता है क्या, इनफंडिकुलम होता है। ठीक है, अब अंगुली नुमा संरचना को क्या कहते हैं सर, फिम्बरी या झालर। इसका कार्य क्या होता है, इसका जो कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि जब ओल्यूलेशन होता है, ओल्यूलेशन होता है मतलब अंडोत्सर्ग होता है, उसके दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को ग्रहण करने का काम कौन करता है, ये फिम्बरी ही करती हैं, ये झालर नुमा संरचनाएं ही करती हैं। अंडोत्सर्ग के समय बात करते हैं कार्य की, कार्य अंडोत्सर्ग के समय, अंडोत्सर्ग के समय अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को ग्रहण करना, ये किसका कार्य हो गया, ये हो गया इनफंडिकुलम का, ये इनफंडिकुलम का कार्य हो गया। अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो ओल्यूलेशन के दौरान जो अंडाणु निकलता है, यहाँ से अंडाणु निकलता है, इस अंडाणु को ये क्या करती हैं, यानी कि अंडोत्सर्ग के दौरान जो उत्सर्जित अंडाणु होता है उसको ग्रहण करने का काम कौन करती है, ये फिम्बरी करती है, ये झालर करती है। ठीक है, सेकंड जो इसका भाग आता है वो आता है एम्पुला, या तुम्बिका भी बोल सकते हैं। इसका जो सेकंड भाग आता है एम्पुला, या बोल सकते हैं इसको तुम्बिका। ये अंडवाहिनी का सेकंड भाग होता है क्या, एम्पुला या तुम्बिका। ये क्या होता है सर, यह चौड़ा भाग होता है, मनुष्य में निषेचन यही होता है क्रॉप्ड, यह चौड़ा भाग होता है, ये चौड़ा भाग होता है यहाँ पे एम्पुला, यहाँ ये चौड़ा भाग होता है, और मनुष्य में निषेचन भी इसी एम्पुला भाग में होता है, मनुष्य में निषेचन भी इसी एम्पुला भाग में होता है, तथा ये चौड़ा भाग होता है क्या, एम्पुला। एम्पुला भाग मनुष्य में निषेचन भी एम्पुला भाग में ही होता है। एम्पुला भाग किस में है, ये है अंडवाहिनी में, तो अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में ही मनुष्य में क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अंडवाहिनी के एम्पुला में ही। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, भाग में ही निषेचन होता है, निषेचन होता है, तथा ये चौड़ा भाग है, ये क्या है, चौड़ा भाग है एम्पुला। अब बात करते हैं किसकी, इस्टमस, यानी कि जो गर्भाशय के पास में जो भाग होता है अंडवाहिनी का वो होता है इस्टमस। थर्ड की बात करते हैं इस्टमस की। अब ये इस्टमस क्या होता है, यह संकरा अवकाशिक भाग होता है जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है, यह संकरा, यह संकरा अवकाशिक भाग होता है जो गर्भाशय से जुड़ा होता है। इस्तमस्त यह गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है, ये बिल्कुल संकरा अवकाशिक भाग होता है तथा गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है अंडवाहिनी का इस्तमस्त भाग। तो ये अंडवाहिनी के क्या हो गए, ये भाग हो गए इनफंडिकुलम, एम्पुला, इस्तमस। एम्पुला में यानी कि जो ये एम्पुला है, तुम्बिका है, इसमें ही मनुष्य में क्या निषेचन होता है, इस एम्पुला भाग में ही, अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में ही निषेचन होता है। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर आ चुकी है। अब बात करने वाले हैं कि सहायक जनन अंग में जो अगला जो अंग आता है ऑर्गन, वो आता है गर्भाशय।
यानी कि यूट्रस की बात करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको की पॉइंट के माध्यम से नोट्स में ऐड कर सकते हैं। लीजिए, आप जैसी आपकी इच्छा हो। तो मैं आशा करता हूँ आपने ये कर लिया होगा। अब बात करने वाले हैं यूट्रस की, यानी कि गर्भाशय की बात करने वाले हैं। हम इसको हटा लेते हैं। हमारा जो अगला ऑर्गन आता है वो आता है क्या? गर्भाशय, यूट्रस। यह गर्भाशय क्या होता है, इसकी बात करने वाले हैं। मनुष्य में सिंपलेक्स पाए जाते हैं, यानी कि मनुष्य में सिंपलेक्स प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है, जिसमें दो गर्भाशय पूर्णतः संयुक्त होकर एक हो जाते हैं। मनुष्य में कैसा गर्भाशय पाया जाता है? सिंपलेक्स, सिंपलेक्स प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है, जिसमें दो गर्भाशय पूर्णतः संयुक्त होकर, जिसमें दो गर्भाशय पूर्णतः संयुक्त होकर एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, पूर्णतः संयुक्त होकर एक हो जाते हैं। इसका आकार उल्टी नाशपाती के जैसा होता है। आकार की बात करते हैं, किसका आकार? गर्भाशय का आकार कैसा होता है? उल्टी नाशपाती जैसा। आकार कैसा? उल्टी नाशपाती जैसा। इसका आकार उल्टी नाशपाती जैसा होता है। अब मनुष्य के गर्भाशय में 3 स्तर पाए जाते हैं। अब जो मनुष्य का जो गर्भाशय होता है, इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। गर्भाशय में 3 स्तर। अब वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? मनुष्य में जो पहला जो स्तर होता है, यानी कि सबसे बाहरी स्तर होता है, मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया है कि जो सबसे बाहरी स्तर होता है, यानी कि पेरीमेट्रियम, सबसे बाहरी जो होता है पेरीमेट्रियम, बाह्यतम स्तर, बाह्यतम स्तर, यानी कि पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। जो इसका जो अगला जो स्तर आता है गर्भाशय का, वो आता है क्या? मध्य स्तर या मायोमेट्रियम। मध्य स्तर या जो सेकंड जो भाग होता है गर्भाशय का स्तर होता है, वो होता है गर्भाशय मध्य स्तर, सेकंड। गर्भाशय मध्य स्तर, इसे हम क्या बोल सकते हैं? मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। अब गर्भाशय अंतः स्तर होता है, गर्भाशय अंतः स्तर, वो होता है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। गर्भाशय का जो बाह्यतम स्तर होता है वो होता है पेरीमेट्रियम, मध्य स्तर होता है मायोमेट्रियम, और गर्भाशय का अंतः स्तर होता है एंडोमेट्रियम। ठीक है। अब गर्भाशय में 3 भाग होते हैं। ये तो गर्भाशय के क्या हो गए? स्तर हो गई। अब गर्भाशय में कितने भाग होते हैं? वो होते हैं 3। गर्भाशय में कितने भाग होते हैं सर? 3 भाग होते हैं। गर्भाशय में कितने भाग? 3 भाग। अब गर्भाशय में वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? इसमें जो गर्भाशय में जो पहला भाग आता है वो होता है फंडस। पहला जो भाग आता है वो क्या आता है?
फंडस। सेकंड कौन सा आता है? बॉडी। थर्ड कौन सा आता है? ग्रीवा या सर्विक्स। तीसरा कौन सा आता है? ग्रीवा या सर्विक्स। ये गर्भाशय का क्या है, यानी कि तीसरा जो भाग होता है वो होता है ग्रीवा या सर्विक्स। अब गर्भाशय में भ्रूण का क्या होता है? परिवर्तन होता है। गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण का परिवर्तन होता है। गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्तन होता है। गर्भाशय में भ्रूण का क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, अब आप नोट में लिखें, नोट में क्या लिखें कि प्रसव के समय मायोमेट्री में पेशी संकोचन से प्रसव पीड़ा होती है। प्रसव के समय, प्रसव के समय मायोमेट्री में क्या होता है? पेशी संकुचन होता है। क्या होता है? पेशी संकुचन होता है। प्रसव के समय यानी कि जब डिलीवरी होती है उसके समय मायोमेट्रियम में पेशी संकुचन होता है, जिससे क्या होती है? प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। इससे क्या होगा? प्रसव पीड़ा, प्रसव पीड़ा क्या होती है? उत्पन्न होती है तथा मासिक चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम स्तर जड़कर रक्त के साथ बाहर निकलता है। मासिक चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम स्तर जड़कर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलता है तथा मासिक चक्र के दौरान, मासिक चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम जड़कर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। ठीक है, मासिक चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम जड़कर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलता है। ये क्या हो गया? गर्भाशय हो गया। ठीक है, इसका जो अगला जो जनन अंग है, सहायक जनन अंग है, वो आने वाला है योनि यानी कि वेजाइना। योनि की बात करने वाले हैं सहायक जनन अंग में। तो आप इसको की पॉइंट के साथ में ऐड कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए, अब बात करते हैं योनि की। ठीक है, तब तक इसको हटा लेते हैं। वेजाइना की बात करने वाले हैं। वेजाइना क्या होती है? कि तीसरा हमारा है योनि। वेजाइना की बात करने वाले हैं। अब वेजाइना का निर्माण दोनों ओर के गर्भाशय से मिलने से होता है, यानी कि योनि का निर्माण, योनि का निर्माण दोनों गर्भाशय के मिलने से होता है, के मिलने से होता है। योनि का निर्माण दोनों गर्भाशय के मिलने से होता है। यह मूत्र जनन मार्ग का कार्य करती है। यह मूत्र जनन, यह मूत्र जनन मार्ग का कार्य करती है।
यह मूत्र जनन मार्ग का क्या करती है, कार्य करती है। इसके खुलने के स्थान पर, इसके जो खुलने के स्थान पर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। इसके खुलने के स्थान पर, खुलने के स्थान पर पतली झिल्ली पाई जाती है। एक इसके खुलने के स्थान पर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि आच्छद, हाइमन या भग कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि आच्छद, या इसको हम कह सकते हैं हाइमन, या इसको हम कह सकते हैं भग कहते हैं। यानी कि इसकी, इस योनि के खुलने के स्थान पर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि आच्छद कहते हैं, या हाइमन कहते हैं, या भग कहते हैं। अब हाइमन जो या भग होती है, ये सामान्य मैथुन क्रिया के द्वारा, देखिए आप, इसके खुलने के स्थान पर, इसके खुलने के स्थान पर 2-3 सेंटीमीटर यानी कि माइक्रोमीटर की दूरी पर एक कागज नुमा, मतलब कागज से भी पतली एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि आच्छद कहते हैं, या हाइमन कह सकते हैं, या भग कह सकते हैं। अब हाइमन होती है, देखिए ये हाइमन होती है, ये हाइमन क्या होती है, सामान्य मैथुन क्रिया के दौरान, सामान्य मैथुन, या आप सक्रिय खेलकूद, सक्रिय खेलकूद की भागीदारी से या साइकिल चलाने से, साइकिल चलाने से, या सामान्य मैथुन क्रिया के दौरान सक्रिय खेल कूद भागीदारी से, साइकिल चलाने से, या उछल कूद यानी कि जो एक्टिविटी होती है खेल कूद के सक्रिय भागीदारी से, ये क्या हो सकती है, टूट सकती है, ये टूट सकती है। साइकिल चलाने से, खेल कूद में भाग लेने से, या सामान्य मैथुन क्रिया के दौरान भी ये क्या होती है, टूट सकती है। ठीक, इसलिए हाइमन की उपस्थिति कौमार्य का वास्तविक सूचक नहीं है, बिल्कुल, इसलिए हाइमन की उपस्थिति कौमार्य का वास्तविक सूचक नहीं है। ठीक है, ये कई जो एक तरीके से जो प्रथाएं लागू की गई है या अंधविश्वास, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता। ये सामान्य मैथुन क्रिया के दौरान वास्तव में टूट सकती है, साइकिल चलाने से, खेल कूद की भागीदारी से ये टूट सकती है हाइमन। तो इसलिए हाइमन की उपस्थिति कौमार्य का वास्तविक सूचन नहीं होता है। ठीक, अब बात करने वाले हैं बाह्य जननांग की। हमारा जो अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा बाह्य जननांग। इसी में सहायक जनन अंग में जो तीसरा जो भाग था योनि, इसके बाद में जो अगला भाग आएगा वो आएगा बाह्य जननांग। बाह्य जननांग, फोर्थ, बाह्य जननांग। इस बाह्य जननांग की बात करने वाली है। मादा जनन तंत्र में जघन सेल, वृद्ध बघोष्ठ, लघु बघोष्ठ। मादा जनन तंत्र में, मादा जनन तंत्र में जघन सेल, जघन सेल, वृद्ध बघोष्ठ, लघु बघोष्ठ
अब आप पूछेंगे सर ये वृद्ध बगोष्ठ क्या होता है, लघु बगोष्ठ क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ आपको। जो वृद्ध बगोष्ठ होता है वो क्या होता है, जब ये वेजाइना होती है, वेजाइना होती है जिसमें कुछ इस प्रकार का होता है, वेजाइना होती है उसमें कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें क्या होगा, जब ये बड़े वाला जो भाग होता है, ये बड़े वाला, ये हुई मान लीजिए योनि है, इसमें जो बड़े वाला भाग है, बड़े वाला ये, इसको कहते हैं वृद्ध बगोष्ठ, ठीक है। लेकिन सर आप ये बताओ लघु बगोष्ठ किसे कहते हैं। इसके अंदर एक और छोटा बगोष्ठ पाया जाता है, इसे कहते हैं क्या, लघु बगोष्ठ कहते हैं। इस वेजाइना में, इस योनि में दो छिद्र होते हैं, इस योनि में दो छिद्र होते हैं, दो छिद्र होते हैं, ठीक है, दो छिद्र होते हैं, ठीक है। जो ये ऊपर वाला छिद्र होता है, अधिकतर जो स्टूडेंट है वो नहीं जानते हैं कि सर ये ऊपर वाला ये छिद्र होता है वो किस काम आता है, इसका कार्य क्या है। तो इस ऊपर वाले छिद्र को कहते हैं मूत्र मार्ग का कार्य करता है, यह मूत्र मार्ग का कार्य करता है। लेकिन जो निचले वाले जो छिद्र होता है वो जनन मार्ग है, ये क्या है, जनन मार्ग है, और ये मूत्र मार्ग है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस बड़े वाले इस भागों को कहते हैं वृद्ध बगोष्ठ, इस छोटे वाले भाग को कहते हैं क्या, लघु बगोष्ठ। जघन शैली यानी कि यहाँ बाल नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, जघन शैल कहते हैं। इसके ऊपर बाल नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, हेयर, इसको क्या कहते हैं, जघन शैल कहते हैं। तो बिल्कुल आपको टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट या आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाह्य जनांग ये होता है। अब क्लाइटोरिस नर के सीसन के समजात होती है। अब इस वेजाइना के अंदर सीसन के समजात, सीसन के समजात नर के जो सीसन आता है उसके समजात यानी कि थोड़ा उससे मिला जुला एक अंग होता है क्लाइटोरिस, इसमें आता है क्लाइटोरिस। ये क्या होता है, नर के सीसन के समान, नर के सीसन के समजात होता है। ये नर के सीसन के कैसा होता है, समजात होता है। तो ये क्या काम करता है, मैथुन के समय लैंगिक उत्तेजना उत्पन्न करता है। किसके समय, मैथुन के समय, मैथुन के समय लैंगिक इच्छा, लैंगिक उत्तेजना उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है मैथुन के समय लैंगिक उत्तेजना उत्पन्न करता है कौन, क्लाइटोरिस, जो नर के सीसन के समजात होता है, ठीक है। अगला जो हमारा जो मादा जनन तंत्र का जो अगला जो भाग आता है वो आता है सी, यानी कि स्तन ग्रंथियां। हम ग्रंथियों की, सहायक ग्रंथियों की बात करते हैं। अगला सहायक जनन अंग हमारा कंप्लीट हो चुका। तो अब बात करने वाले हैं स्तन ग्रंथि की, कि सर ये स्तन ग्रंथि क्या होती है। हम बच्चों बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, किसी प्रकार की भागादौड़ी नहीं करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करते जाएंगे। यदि हम पढ़ने बैठ गए, हम साइंस से ले चुके हैं, तो घबराना किस बात से, घबराना किस बात से। यदि हम साइंस से ले चुके हैं तो इस फील्ड में तो पैर रखना पड़ेगा ना भाई। भाई आप डॉक्टर ऐसे कैसे बन जाओगे, जब तक आप पूरी चीजें बिल्कुल नहीं पहचानोगे, बिल्कुल चीजें नहीं जानोगे, तो आप डॉक्टर कैसे बन पाओगे। तो बिल्कुल बारीकी से समझो आप, ठीक है। तो बारीकी से समझे, किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरते, किसी प्रकार का कोई मजाक न ले, क्योंकि मजाक में आप कभी कभी इन चीज़ों को देखना या समझना भूल जाते हैं। ये रियलिटी है, वास्तविकता है, ये बात आप भूल जाते हैं। उस टाइम आपके तो क्या होता है, वो कहते हैं एक तरह से
उमंग, बड़े खुशी के साथ में आप इसको ऊपर से लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि आप इसको हल्के में ना लें, इसको गहराई में जा जाके समझें कि वाकई में ये होता क्या है। ठीक है, हंसने वाली कोई बात नहीं है इसमें। यदि आप साइंस ले सके हैं, आप 12th में हैं, तो आप इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति में होने वाली चीजें हैं, नेचर है बिल्कुल। ठीक है, तो अगला जो हमारा भाग आता है मादा जनन तंत्र का, वो आता है स्तन ग्रंथियां। वो क्या आता है? स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां आता है। अगला जो हमारा भाग आता है स्तन ग्रंथियां। अब स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति मादा की प्रमुख विशेषता है। स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति, स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति। अब बात करने वाले हैं स्तन ग्रंथि, यानी कि स्तन ग्रंथि की उपस्थिति मादा जनन तंत्र की क्या है? विशेषता है। स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति मादा की प्रमुख विशेषता है। मादा की प्रमुख विशेषता है। मादा की प्रमुख विशेषता है स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति। अब मनुष्य में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य में कितनी? एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक जोड़ी, कहीं ना कहीं दो। तो मनुष्य में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये वक्ष के सामने अंश पेशियों में उपस्थित होती हैं। वक्ष के सामने अंश पेशियों में ऊपर स्थित होती हैं। वक्ष के सामने अंश पेशियों के ऊपर स्थित होती हैं। ठीक है, अब स्तन ग्रंथियां संयुक्त नलिकाकार कूपीय ग्रंथि है। इसमें 15 से 20 कूपीय नलिकाकार कोष्ठ पाए जाते हैं। इसे स्तनपालियां कहते हैं। अब इन स्तनपालियां यानी कि जो स्तन वाहिनी द्वारा दुग्ध नलिका में खुलती हैं, ये स्तनपालियां स्तन वाहिनी द्वारा दुग्ध नलिका में खुलती हैं और सभी दुग्ध नलिकाएं स्वतंत्र रूप से शीर्ष भाग में यानी कि चुचुक यानी कि निप्पल, चुचुक यानी कि जो निप्पल आता है, ये मान लीजिए इस चुचुक यानी कि निप्पल में जाकर के क्या होती हैं? ये खुलती हैं। अब स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावित होता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध क्या होता है? स्रावित होता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावित होता है, जिसमें नवजात शिशु के लिए संपूर्ण पोषक पदार्थ होते हैं। जिसमें नवजात शिशु के लिए संपूर्ण पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब जन्म से 6 माह तक शिशु को मां का दूध पिलाना चाहिए। जन्म से 6 माह तक शिशु को माता का दुग्ध पिलाना चाहिए। ठीक है, अब जो प्रथम दूध होता है माता का, इस प्रथम दूध को कहते हैं कोलेस्ट्रम। स्टार लगा के इस प्रथम दूध को क्या कहते हैं? प्रथम दुग्ध। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। प्रथम दूध को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। अब इस दुग्ध में उपस्थित एंटी जो बॉडी होती है,
इस दुग्ध में उपस्थित है, दुग्ध में उपस्थित जो एंटीबॉडी होती है, इस एंटीबॉडी का नाम क्या है? IgA। इस प्रथम दुग्ध को कहते हैं कोलेस्ट्रम और दुग्ध में उपस्थित एंटीबॉडी को कहते हैं IgA। इस दुग्ध में पाई जाती है एंटीबॉडी IgA। तो माता की जो शिशु होता है, नवजात शिशु होता है, उसको माता का 6 माह तक क्या दुग्ध पिलाना चाहिए, जिसमें उसमें क्या होता है? नवजात शिशु का संपूर्ण पोषक पदार्थ पाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें मादा जनन तंत्र के निम्न भाग सहायक प्राथमिक जनन अंग अंडाशय, सहायक जनन अंग और स्तन ग्रंथियां, इन सभी बातों की जानकारी हम बिल्कुल डिटेल के साथ में जान चुके हैं। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बने रहे हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत।